तो दोस्तों आज की खबरें हमारे देश की बहुत बड़ी खबरें हैं और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट की बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। मिडिल ईस्ट की वॉर रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस रिपोर्ट में हम मिडिल ईस्ट की खबरों के अलावा थोड़ी सी भारत के चुनाव की भी चर्चा करेंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। छोटे मोटे नेता अब तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे, लेकिन बड़े बड़े नेताओं की तरफ से खुलकर नाम लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। बात करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ जरूरी अपडेट मिडिल ईस्ट के दे देते हैं। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने आज सुबह अंधेरे में एक हमला किया था। इजराइल की गोलानी ब्रिगेड घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। यह जानकारी हिब्रू मीडिया की तरफ से अब दी गई है। गोलानी ब्रिगेड कई बार लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार हिजबुल्लाह ने हमले करके उनको खदेड़ दिया है। ये लोग वैसा ही करना चाह रहे हैं जैसा गाजा के साथ किया था। गाजा के अंदर तो ये लोग आराम से घुस गए थे, लेकिन गोलानी ब्रिगेड लेबनान के बॉर्डर में घुसपैठ करने की बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम हो रही है। आज भी हिब्रू मीडिया के हवाले से यह खबर आपको बता रहा हूं। हिब्रू मीडिया कहता है कि लेबनानी सीमा पर एक कठिन घटना घटी और घटना अभी भी जारी है और मृत सैनिक टुकड़ों में बटे हुए हैं। इजराइल तीसरी बार लेबनान में अपनी सेना की घुसपैठ की कोशिश में नाकाम रहा। गोलानी ब्रिगेड 2 बार नाकाम रही और आज फिर से सीमा पार करने में नाकाम रही। इजराइल की हिब्रू मीडिया की तरफ से यह जानकारी दी गई है। इजरायली सैनिकों के साथ हिजबुल्लाह की जो झड़पें हुई थी, हिब्रू मीडिया के मुताबिक इजरायली सैनिक टुकड़ों में बटे हुए हैं। हिजबुल्लाह की ताकत का आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। यह गोलानी ब्रिगेड वही है जो सबसे पहले गाजा के अंदर घुसी थी, जमीनी स्तर पर हमास पर हमले करने के लिए, गाजा के लोगों को मारने के लिए। लेकिन यही गोलानी ब्रिगेड हिजबुल्लाह के सामने पानी भरते हुए नजर आ रही है। दूसरी खबर गाजा से आ रही है। दोस्तों, गाजा का इजराइल की सेना ने जो हाल किया है, 75,000 टन विस्फोटक जो गाजा के ऊपर गिराया है, जिसमें गाजा की हर एक इमारत जमींदोज हो गई है। दोस्तों, जो इमारतें गिरी हैं उसका मलबा गाजा के अंदर इतना ज्यादा हो चुका है कि उसको हटाने में 14 साल लग सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के एक अधिकारी ने बताया कि गाजा में तकरीबन 37 मिलियन टन मलबा पड़ा हुआ है और इस मलबे को हटाने में तकरीबन 14 साल का टाइम लग सकता है। कह सकते हैं कि गाजा पूरी तरह से उजड़ चुका है। इस पेड़ को एक बार फिर से हरा भरा होने के लिए काफी वक्त लगेगा और काफी सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि कितने देश, खासकर इस्लामिक देश, गाजा को एक बार फिर से हरा भरा करने में मदद करते हैं। वैसे तुर्की वाले राष्ट्रपति बहुत दिन पहले जब जंग शुरू हुई थी तब कह चुके थे कि हम गाजा को फिर से बसाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सुध तो ली नहीं है। नहीं। जंग खत्म होने का शायद इंतजार कर रहे हूं। वैसे रजब तैयब एर्दोगान की छवि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है दुनिया के अंदर मुसलमानों की नजर में। अपनी उस खराब छवि को बचाने के लिए रजब तैयब एर्दोगान रोजाना कुछ ना कुछ जुमलेबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के अंदर किसी प्रोग्राम में एक लंबी चौड़ी स्पीच दे रहे थे। उसमें उन्होंने गाजा का जिक्र करते हुए अपनी थोड़ी सी इज्जत बचाने की कोशिश की और कहा कि देखिए, तुर्की एक दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी पाबंदियां लगाई हैं। इकलौता तुर्की ऐसा देश है जिसने 54 प्रोडक्ट बंद कर दिए जो इजराइल को देते थे। बहुत बड़ा काम किया है वैसे रजब तैयब एर्दोगान ने। अभी 15 दिन पहले ही तो यह खबर मैंने आपको बताई है। 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई थी और अभी तकरीबन 15 दिन पहले ही तुर्की ने 54 चीजों पर प्रतिबंध लगाए हैं जो वो इजराइल को देता था। 7 अक्टूबर से लगातार हथियार बनाने का सामान भी तुर्की से पहुंच रहा था, तेल भी लगातार तुर्की से इजराइल में पहुंच रहा था। लेकिन अब इज्जत बचाने के लिए कह रहे हैं तुर्की इकलौता देश है जिसने 54 आइटम पर प्रतिबंध लगाया है। खबर जर्मनी से आ रही है। जर्मनी ने UNRWA की फंडिंग रोक दी थी जब इजराइल ने यह दावा किया कि 7 अक्टूबर के हमले में UNRWA के कुछ लोग हमास के साथ मिले हुए थे, लेकिन इजराइल अभी तक एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया है। नहीं। जिसके चलते हुए जर्मनी ने भी अब कह दिया कि हम UNRWA की फंडिंग एक बार फिर से रिलीज करेंगे। आज जुमे का दिन था। गाजा के अंदर इजराइल ने तकरीबन हर एक मस्जिद को शहीद कर दिया है। मस्जिदों के मलबे के ऊपर गाजा के लोगों ने आज जुमे की नमाज एक बार फिर से इकट्ठा होकर पढ़ी। रफा में अल फारूक मस्जिद की ये तस्वीरें हैं। मलबे के ऊपर खड़े होकर वहां के लोगों ने इस तरह से एक साथ जमात के साथ आज जुमे की नमाज अदा की। दोस्तों, मैं आपको लगातार अमेरिका की यूनिवर्सिटीज की खबरें दे रहा हूं। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गए हैं।
पुलिस ने वहां पर गिरफ्तारियां की, लोगों को पीटा, प्रोफेसर्स को पीटा, छात्रों को पीटा, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन कम नहीं हुए हैं। पुलिस के इस एक्शन के बाद प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ गए हैं, नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ और अब जो बाइडेन के खिलाफ भी। पूरी दुनिया में जो बाइडेन की इन हरकतों की निंदा की जा रही है। ईरान, यमन और कुछ इस्लामिक देशों ने, रूस जैसे देशों ने भी अमेरिका के इस बर्ताव को लेकर कहा है कि दुनिया के सामने अमेरिका का असली चेहरा आ चुका है। अमेरिका इजराइल की खातिर अपने ही देश की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर और बच्चों को इस तरह से मार रहा है, इस तरह से सता रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आग लग चुकी है। लगातार विरोध प्रदर्शन अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जारी हैं। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते ही मैंने आपको एक खबर दी थी, अमेरिका की तरफ से एक बयान दिया गया था कि हम वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की एक बटालियन नेतियाज यहूदा, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की यह बटालियन मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, वेस्ट बैंक में लोगों को बेवजह मार रही है। अमेरिका ने यह बड़ी बात कही थी, लेकिन अब अमेरिका अपनी बात से पलट चुका है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका इजराइल की इस बटालियन पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। जब प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई थी तो उस वक्त काफी हंगामा इजराइल के अंदर होने लगा था। नेतन्याहू, बेन गवीर और भी नेताओं ने रोना शुरू कर दिया था कि हमारा दोस्त है, हम इज्जत करते हैं अमेरिका की, लेकिन ये बिल्कुल गलत फैसला ले रहे हैं। रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, कुछ ना कुछ कहा होगा, अमेरिका ने अपना फैसला टाल दिया। कथित तौर पर ऐसी खबर सामने आ रही है कि अभी कुछ देर पहले हूतीज ने यमन के सादा क्षेत्र में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। जब से गाजा का युद्ध शुरू हुआ है, कथित तौर पर यमन की तरफ से तीसरा MQ-9 रीपर ड्रोन मारा गया है। अमेरिका का यह ड्रोन, इसकी कीमत $32 मिलियन है। एक ड्रोन की कीमत 32 मिलियन है और कथित तौर पर आज तीसरा मार गिराया। आइए अब थोड़ी सी भारत के चुनाव की भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी इस वक्त बरेली के अंदर एक बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो को लेकर कई दिन से तैयारियां चल रही थी। सारे रोड इधर उधर से ब्लॉक कर दिए गए, करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और अब मोदी के द्वारा एक नया चुनावी भाषण हर जनसभा में सुनने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी अपना भाषण दे रहे हैं वहां पर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है। अपने मैनिफेस्टो की बात करने की बजाय कांग्रेस के मैनिफेस्टो की ज्यादा बात की जा रही है। 10-12 साल पुराने मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी हर चुनावी कैंपेन में बस यही कह रहे हैं कि ये तो ये कहते हैं कि भारत की संपत्ति पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। हर जगह प्रधानमंत्री मोदी जी ये बात जरूर कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों से प्यार करते हैं, इनको तो मुसलमानों को भारत की संपत्तियां देनी है, ये है वो है। खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से कांग्रेस और मुसलमानों की बात करते हुए अपना भाषण दे रहे हैं। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में भारत के अंदर कितना विकास किया है इस पर तो ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन जो फालतू के उलझाने वाले मुद्दे हैं ना, उस पर ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल काफी सारे लोगों के मैं कमेंट देखता हूं कि फराज भाई इलेक्शन की भी खबरें दें। भाई इलेक्शन की क्या खबरें दूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह दिखाई दे रहे हैं, मीडिया से लेकर अखबारों तक, रोड से लेकर जनसभाओं तक, हर जगह मोदी मोदी। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ हर जगह मोदी की ही रैली दिखाई देती होगी, लेकिन कांग्रेस के नेता कहां है, समाजवादी के नेता कहां है, किसी को कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये लोग पैसे से काफी कमजोर हो चुके हैं। ये जो रैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं, ये कोई लाखों में नहीं होती है, बल्कि इनका बजट करोड़ों में जाता है। चुनाव से पहले कांग्रेस के अकाउंट को सील कर दिया गया, केजरीवाल जेल के अंदर पहुंच चुके हैं, तो सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं चुनाव से पहले कमजोर कर दिया गया है। लेकिन देखते हैं कि देश की जनता का मूड क्या है। अगर वाकई में देश की जनता असली मुद्दों पर वोटिंग करेगी तो चाहे फिर ईवीएम से चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वाकई में जनता असली मुद्दे पर वोट डालने लगे तो चुनाव का नतीजा कुछ अलग ही होगा। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार रोजाना करोड़ों रुपए खर्च करके रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।